12 अगस्त 1948 शाम के 4 बजे थे और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा जो कि उस वक्त सुबह सरहद था, उसके ज़िला चारसदा के इलाके बाबरा में कुछ लोग जमा हो रहे थे। लोगों की तादाद हज़ारों में थी। कहा गया है कि जलसा पुरअमन होगा। पाकिस्तान की आज़ादी की पहली सालगिरह उसमें 2 दिन रहते थे और उसकी तैयारियां अरूज पर थीं। हजारों लोग मैदान में जमा हो रहे थे। किसी के पास कोई हथियार नहीं था। सब लोग इकट्ठे हो रहे थे। कोई नारा नहीं, कोई हथियार नहीं, लेकिन किसी तकरीब के लिए नहीं बल्कि एहतजाज के लिए इकट्ठे हो रहे थे। हमने तशद्दुद का रास्ता कभी नहीं अपनाया। लोगों के पास डंडे और लाठियां तक नहीं थी। मजहबी गैर मुसल्लह लोग थे और एक पुरअमन एहतजाज करने आ रहे थे। लेकिन अचानक ही वो बंदूकें हमारी तरफ क्यों हैं? गोलियां चलनी शुरू हो गई। ये क्या था? ये गोली अचानक नहीं थी, ये गोली एक फैसले का नतीजा थी। बगैर किसी वार्निंग के, बगैर किसी मुज़ाकरात के और बगैर किसी आंसू गैस के सीधी गोलियां चला दी गई। हम रहते हैं, बैठे रहो, मत भागो, लोग गिर रहे हैं। इसके नतीजे में हुकूमती अदाद शुमार के मुताबिक 15 लोग जाँ बहक हुए और 60 के करीब लोग जख्मी हुए। लेकिन ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 600 के करीब अफराद जाँ बहक हो गए और 1000 के करीब लोग जख्मी हुए। बहुत से लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए करीब दरियाए काबुल में छलांगे लगा दी और वो वहां जाकर जाँ बहक हो गए। यानी पाकिस्तान में बने अभी 364 दिन हुए थे और ये कॉलोनियल दौर भी नहीं था। ना ही गोलियां चलाने वाले अंग्रेज थे, बल्कि गोलियां जिन पर चलाई गई वो पाकिस्तानी थे और गोलियां चलाने वाले कौन थे? वो भी पाकिस्तानी। तारीख में यह वाक़या सानिया बाबरा के नाम से जाना जाता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के लोग इसे सूबा सरहद की करबला के नाम से याद करते हैं। चौदह अगस्त 1947 को जब पाकिस्तान वजूद में आया, उस वक्त सूबा खैबर पख्तूनख्वा जो कि उस वक्त सूबा सरहद था, वहाँ पर खुदाई खिदमतगार की हुकूमत थी जो कि कांग्रेस के जरिए वजूद में आई थी। जुलाई 1947 में क़याम पाकिस्तान के हवाले से जो रेफरेंडम हुआ, उसका खुदाई खिदमतगार ने बाइकाट किया था। खान साहब ने कहा है वोट नहीं डालना। कहते हैं ये रेफरेंडम नाइंसाफी है, जिसके नतीजे में सूबा सरहद का पाकिस्तान में इल्हाक का फैसला हो गया। लेकिन पाकिस्तान बनते ही तकरीबन 8 दिन बाद यानी 14 अगस्त को पाकिस्तान बना और 22 अगस्त 1947 को सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। सिर्फ 8 दिन हुए। रियासत जज्बात पर नहीं, वफादारी पर चलती है। पाकिस्तान बनने के सिर्फ 8 दिन बाद जो कि गवर्नर जनरल के अहकामात पर एक मुंतखब हुकूमत को खत्म किया गया और उसके वज़ीर आला डॉक्टर खान साहब जो कि खान अब्दुल गफ्फार के बड़े भाई थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर खान साहब की हुकूमत 8 दिन के बाद ही खत्म कर दी गई। क्यों? उन्होंने 14 अगस्त को मरकजी परचम कशाई की तकरीब में शिरकत नहीं की और फिर उसकी जगह वज़ीर आला सरहद खान अब्दुल क़य्यूम को बना दिया गया। खान अब्दुल क़य्यूम मुस्लिम लीगी थे। हैरत की बात यह है कि उस वक्त सूबा सरहद में अगर नशिस्तों में अक्सरियत की तादाद देखी जाए तो खुदाई खिदमत का अक्सरियत में थे कुछ जमातों मिला के, जबकि मुस्लिम लीग की नशिस्तों की तादाद सिर्फ 17 थी। लेकिन 17 नशिस्तों वाली जमात का वज़ीर आला बगैर किसी इलेक्शन के वहाँ नामजद कर दिया गया। ये तारीख का पहला ऐसा वाक़या है जहाँ एक मुंतखब वज़ीर आला को हटाकर अक़लियती जमात का वज़ीर आला मुंतखब कर दिया गया। असम्बली में उनकी जमात की नुमाइंदगी महदूद है, फिर तकर्रुरी कैसे हुई? ये फैसला गवर्नर जनरल के आईनी इख्तियारात के तहत किया गया है। यानी अबूरी इंतजाम। और फिर 8 माह तक कोई भी असम्बली का सेशन नहीं दोहराया। शायद इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनते ही एक मुल्क क्योंकि कमजोर था, मशीनरी में, ब्यूरोक्रेसी में जो बरतानवी असर व रसूख था, लिहाजा शायद हुकूमत को से इख्तलाफ करने वालों से एक खतरा था। इसलिए जहाँ कोई इख्तलाफ करता तो उसे भी गद्दार या मुल्क दुश्मन करार दिया जाता था और शायद यही कसूर खैबर पख्तूनख्वा या सूबा सरहद की हुकूमत का था। डॉक्टर खान साहब पे जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि ये मुल्क के साथ वफादार नहीं है बल्कि गद्दार हैं, लिहाजा इन्हें हुकूमत से हटा दिया गया। और फिर उसके बाद सूबा सरहद के अंदर पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस का नफाज कर दिया गया। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस नाफिज कर दिया गया है।
कहा जा रहा है अमन अमान के लिए ज़रूरी था। लेकिन इससे सियासी सरगर्मियां महदूद हो जाएंगी। पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस के तहत सूबे में किसी किस्म का एहतजाज, इज्तिमा या सियासी सरगर्मी की इजाज़त नहीं होगी। ये इक़दाम अमन अमान बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। रियासत को इस्तेहकाम की जरूरत है, लेकिन हर इख्तिलाफ को सिक्योरिटी मसला भी नहीं बनाया जा सकता। ये तवाजुन कायम रखना ही असल चैलेंज है। जिसके बाद खुदाई खिदमतगार के लोग या बाचा खान के जो लोग थे उन सबको पकड़ पकड़ कर गिरफ्तार किया जाता रहा, उनके मुकदमे बनाए जाते रहे और उनको जेलों में डाल दिया गया। जुल्सों पर पाबंदी लगा दी गई और यूं तकरीबन 8 माह बाद जब असम्बली का इजलास बुलाया गया, उस वक्त सुबह सरहद की असम्बली में मुस्लिम लीग की नशिस्तों की तादाद बढ़ चुकी थी और वो 2/3 अक़लियत हासिल कर चुके थे। 8 महीने बाद ये इजलास हो रहा है। हाँ, ऐवान वही है मगर हालात बदल चुके हैं और फैसलों की समझ भी। ये तब्दीली कैसे हुई? ये थी हॉर्स ट्रेडिंग, जिसके हवाले से डॉक्टर याकूब बंगश ने अपनी एक इंटरव्यू में भी इस चीज़ का इंकशाफ किया। फिर वो जो लफ्ज़ जो हम आज बड़े मज़े से इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स ट्रेडिंग, घोड़ों को जो ट्रेड किया गया, घोड़ों के पीछे पैसे लगा के, तो तकरीबन 1,00,000-1.25 लाख मेरे अबू बताते हैं कि ये बोली थी। ओवरनाइट कांग्रेस मेंबर्स बिकेम मुस्लिम लीग मेंबर्स। सो माशाल्लाह से जब 1948 में NWFP की असेंबली मिली तो एक 17 सीटों की पार्टी के पास 2/3 तकरीबन मेजॉरिटी थी। यही वजह थी कि यहाँ पर लोगों के दरमियान एक एहसास महरूमी था और उसके खिलाफ खुदाई खिदमतगार के लोग सरापा एहतजाज थे। हम बोल भी नहीं सकते। खामोशी भी एक गवाही होती है। और सन 1948 में अगस्त आते आते तक तंजीम ने ये इरादा किया कि वो इस हवाले से एहतजाज की जगह का भी तयन हो चुका था। पहले ये एहतजाज जुलाई में होना था, इसके बाद ये एहतजाज के लिए जो मकाम मुंतखब किया गया वो बाबरा का मैदान था, जो कि ज़िला चारसदा में वाक़ है। बाबरा में इज्तिमा पुरअमन होगा, कोई नारा नहीं, कोई टकराव नहीं। अगर हमें रोका गया, हम सिर्फ बैठेंगे और सच अपनी जगह खुद बोलेगा। वहाँ पर 12 अगस्त 1948 को जब ये लोग जमा हुए तो बगैर किसी वार्निंग के पुलिस को हाई अलर्ट किया गया और उसके बाद वहाँ पर जैसे ही ये लोग इकट्ठे हुए तकरीबन शाम 4 बजे अचानक ही पुलिस की जानिब से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग के बाद जितने लोगों की हलाकतें हुई उसके हवाले से मीडिया में तकरीबन ब्लैकआउट रहा। यही वजह है कि ये अखबारात में उस रोज की खबर शाया नहीं हुई। रियासत के इस्तेहकाम के खिलाफ किसी सरगर्मी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हुकूमत अपनी रेट कायम रखने के लिए पुरअज़म है। इस तमाम वाक़े को तकरीबन मीडिया से भी छुपा दिया गया ताकि आलमी सतह पर भी सुर्खी से बचा जा सके। और ये तब हो रहा था जब पाकिस्तान में बन चुका था, जब यहाँ से अंग्रेज जा चुका था, यहाँ से नौ आबादियाती निज़ाम ख़त्म हो चुका था। लेकिन ये सब उसी नौ आबादियाती निज़ाम की असलात थे। और फिर ये एक ऐसी रीत चली जो आज भी जारी है, जहाँ रियासत इख्तिलाफ नहीं सुनती तो उसका फैसला वो बंदूक से करती है। यही वजह है कि आज तक पाकिस्तान में इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों को सलाखों के पीछे धकेल दिया जाता है और यहाँ पर आज तक हकीकी जमहूरियत नहीं आ सकती। हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि आज हर साल जब 12 अगस्त आता है तो हमें उन शुहदा को याद करके ये अहद करना चाहिए कि हमारे मुल्क में जिस निज़ाम की बेल का पाकिस्तान बनने के 364 दिन बाद ही डाल दी गई, वो रेत आज तक जारी है। इस रेत को कब खत्म किया जाए? इस हवाले से हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने सन 1950 में एक दफा कहा था कि जलियांवाला बाग के बाद अगर कुछ सानिया है तो वो बाबरा का सानिया है। आज बाबरा का सानिया से सबक सीख कर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और सियासी अदम इस्तेहकाम से निकलने का एक ही रास्ता है कि आज भी हमारी सियासी जमातें, हमारे लोग एक साथ मिल बैठे। उस वक्त भी जो गोलियां चलाने वाले थे वो भी पाकिस्तानी थे और जिन पर गोलियां चली वो भी पाकिस्तानी थे, लेकिन जिन पर गोलियां चली वो अपने हक के लिए, अपने लीडर के लिए एहतजाज कर रहे थे। आज एक जमात के अरकान जिन्हों में पाबंद सलासल हैं और उनके अरकान बार बार उनकी रिहाई के लिए एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके एहतजाज का मजाक उड़ाया जाता है। आज की वीडियो के हवाले से अपनी आरा कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।